Good morning, students. As you know, chapter number first is going on. So, next topic is biotic environment or biosphere. So, before watching this video, you can open your SST book and try to understand the topics. So, let me start. बायोटिक एनवायरनमेंट और बायोस्फीयर क्या होता है कि बायो मीन्स लाइफ होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था. सो द ऑल लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट. जितने भी लिविंग पार्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे उनको क्या बोलते हैं आप? बायोटिक कंपोनेंट. द बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन इज एन इकोसिस्टम. और जितने भी हमारे बायोटिक एनवायरनमेंट में हैं उसके अंदर कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग्स रहती हैं, और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो आपस में कनेक्ट होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं? इकोसिस्टम. तो उसको जो सारी जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग होती हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं उसको बोलते हैं हम, किसके थ्रू कनेक्ट होती हैं? वो इकोसिस्टम के. ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंगी एंड माइक्रोब्स इन एन एनवायरनमेंट आर सेड टू बी इट्स बायोटिक कंपोनेंट. और जितने भी हमारी लाइफ हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगी हैं, माइक्रोब्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जितनी भी जिस भी चीज़ में लाइफ है वो सारी एनवायरनमेंट के अंदर आती है. उसी को क्या बोलते हैं आप? बायोटिक कंपोनेंट. ओके, देख सकते हैं आप पिक्चर में शो हो रहा है. जितनी भी लिविंग है, नॉन लिविंग, सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर. ठीक है, तो लिविंग थिंग को हम क्या, जितनी भी हमारी लिविंग थिंग है उसको क्या हम बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट. ओके, living being both plant and animal exist only in the narrow belt of about 13 km up to a height of 6 km in the atmosphere and up to a depth of 7 km in the oceans. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों लिविंग थिंग्स ही हैं. ठीक है ना, लीव करते हैं वो, जो केवल एटमॉस्फेयर में 6 किलोमीटर की हाइट तक एंड ओशियन में 7 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर की नैरो बेल्ट में रहते हैं. नैरो बेल्ट होती है बेटा जिसमें नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों ही रहते हैं. ठीक है ना, तो ये उस जगह को बोलते हैं हम नैरो बेल्ट. ओके, में निकलते हैं. और जहाँ ये नैरो जोन लैंड, वाटर एंड एयर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? बायोस्फीयर. क्या बोलते हैं उसको हम? बायोस्फीयर. The two major groups surviving in the biosphere, the plant and the animal kingdom, differ from place to place. टू मेजर ग्रुप्स हैं जो सर्वाइव करते हैं बायोस्फीयर के अंदर. वो कौन कौन से हैं? प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम. डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट ही होते हैं ये, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. जैसे कि पोलर बियर है या कैमल हैं, तो वो उसी रीजन में सर्वाइव कर पाते हैं जिस रीजन में वो रह सकते हैं. जैसे कि पोलर बियर है वो पोलर रीजन में रहता है, कैमल डेजर्ट के अंदर सर्वाइव करता है. ओके, तो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट एनिमल या डिफरेंट प्लांट रहते हैं. एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन प्लांट एंड एनिमल लाइफ बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट. जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हर रीजन का अपने प्लांट्स होते हैं, हर जगह के हर क्षेत्र के अपने प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसी बेस पर उनकी फिजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट कर पाती है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ आता है हमारा इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या होता है. इकोसिस्टम होता है जब एनिमल्स, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है ना, और तो उनकी बॉडीज़ जो होती हैं वो सॉइल में मिल जाती हैं कि नहीं मिल जाती हैं. कई बार भाई जो ह्यूमंस होते हैं उनकी डेड बॉडी तो हम ले जाते हैं, उनको हम बर्न कर देते हैं, बट जो एनिमल्स की बॉडीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? वो इंसेक्ट्स की बॉडीज़ क्या होती हैं? वहीं सॉइल में मिल जाती हैं. ठीक है ना, जो प्लांट्स को लाइफ सपोर्ट देते हैं, क्या देते हैं? वो चीज़ें क्या करती हैं? वो प्रोड्यूस करती हैं, नई नई जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस करती हैं. और वो किसका लाइफ सपोर्ट होता है? प्लांट्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है ये. इस तरह कि हर जीव जो भी इंसेक्ट या कोई चीज़ होती है, इस तरह के जो हर जीव होते हैं कि ऐसे समुदाय को या ऐसे ग्रुप को एनवायरनमेंट सहित ग्रुप रूप में या सामूहिक रूप से एक पॉइंट माना जाता है जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. मतलब कि जहाँ पर
प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड रहते हैं एक दूसरे पर, सर्वाइव करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जब मैंने बायोस्फीयर आपको समझाया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर आर आल्सो डिपेंड टू ईच अदर। इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, जो मैंने आपको ये भी बताया था, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना, सर्वाइव करने के लिए। तो ये जो सर्वाइव करती हैं उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, जो एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। एंड इफ वन फैक्टर इज चेंज और रिमूव इट कैन बी अफेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम। अगर एक भी चीज़ या एक भी फैक्टर चेंज होता है, रिमूव हो जाता है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। बायोटिक फैक्टर आर स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डायरेक्टली इफेक्ट हाउ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। बायोटिक क्या होते हैं, लैंड, एयर, वाटर, ये सब चीज़ें होती हैं ना। अगर इसमें थोड़ा सा भी, अगर आप देखें, इसमें थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़ा है, कुछ इसमें बदलाव, रिमूव, चेंजेस आते हैं, तो क्या होता है, इसका डायरेक्टली जो इफेक्ट पड़ता है वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना छोटे छोटे, वो उन पर पड़ता है, ठीक है ना। ए बायोमी इज ए लार्ज एरिया करेक्टरिस्टिक बाय इट्स क्लाइमेट एंड द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन एरिया। अब ये क्या होता है, बायोमी क्या होता है, तो बायोमी क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी हमारे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स और जितने भी हमारे ये ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं, और एक सर्कल बन जाता है जिसे हम जियोकेमिकल सर्कलिंग कहते हैं। जो प्लांट्स, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऐसे ग्रुप को उनके एनवायरनमेंट सहित सामूहिक रूप में एक इकाई माना जाता है जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है। इसका मीन्स है कि जो हमारी एनवायरनमेंट है के मीन से मिलता जुलता होता है, जो हमारी एनवायरनमेंट है ना उससे मिलता जुलता होता है ये, ठीक है। वी सी इकोसिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम देख सकते हैं कि इकोसिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बायोमी, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसी मतलब स्पेशल जगह पर होते हैं वो, और सेकंड होते हैं हैबिटेट, जहाँ पर क्या करते हैं, हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को उगाते हैं, कि ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कि हम अलग से उसको उगाते हैं या उसको ग्रो करते हैं, उसको कहते हैं हम फिजिकल एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं उसको हम, फिजिकल एनवायरनमेंट। तो बायोमी के बारे में आपने जाना क्या होता है। बायोमी होता है जिसमें कि कौन कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर सर्वाइव करते हैं वो अपने आप। बाय ह्यूमन एनवायरनमेंट वी मीन्स द एनवायरनमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग विच with natural environment, how people depend on the environment, how people adapt to the environment and how they change it includes the following। देखिए, ये जो ह्यूमन्स बीइंग है, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट है, इसका मतलब ये है कि जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया गया है ह्यूमन के इंट्रैक्शन के थ्रू। ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, इसमें इंट्रैक्शन किया है, तभी ये नेचुरल एनवायरनमेंट और भी बेहतर बन पाया है, ठीक है ना, डेवलप हो पाया है ये। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे है मैन मेड, लाइक रोड, रेलवे, हाउसेज, फ्लाईओवर्स, फर्नीचर्स, है ना, एक्सेट्रा। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर एंड रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो मैन मेड थिंग क्या है, उन्होंने रोड बनाई है, रेलवेज बनाए हैं, हाउसेज बनाए हैं, फ्लाईओवर्स उन्होंने बिल्ड किए हैं, फर्नीचर्स उन्होंने बनाया है, मेक किया है उन्होंने। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन बींग द्वारा थ्रू बनी हैं, ह्यूमन बींग ने उनको बनाया है। अब हाउ डू पीपल अडेप्ट दैमसेल्फ टू देयर एनवायरनमेंट। पीपल ने कैसे, जो पीपल हैं उन्होंने कैसे अपने आप को अडेप्ट किया है खुद को एनवायरनमेंट के अंदर। दे ईट द फूड दैट इज़ अवेलेबल इन देयर एनवायरनमेंट। उन्होंने वो फूड खाना बेहतर समझा है जो उनके एनवायरनमेंट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। पीपल इन कोस्टल एरियाज ईट राइस एंड फिश। जैसे कि आप जानते हैं कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है, क्योंकि समुद्री इलाका होता है तो वहाँ पर क्या ज़्यादातर वो ग्रो करते हैं, राइस एंड फिश को वो खाते हैं, जो सी फूड होता है। पीपल लिविंग इन एरिया सुटेबल टू ग्रोइंग वीट मोस्टली ईट वीट। पीपल वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर उनको सुटेबल लगता है रहना, ग्रो करते हैं वो वीट करते हैं मोस्टली, क्योंकि वो वीट को ही खाते हैं। पीपल वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। आप देख सकते हैं जहाँ का जैसा क्लाइमेट होता है उसी के अकॉर्डिंग पीपल जो है वियर करते हैं क्लोथ्स को। जैसे कि वेदर अगर कोल्ड होता है तो कोल्ड के अकॉर्डिंग वो वुलन के जो क्लोथ्स होते हैं वो वियर करते हैं। अगर समर्स हैं, गर्मियाँ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर वो कॉटन के जो कपड़े हैं वो वियर करना पसंद करते हैं। ओके, वेयर दे लिव इन
जहाँ पर भी वो रहते हैं। इन कश्मीर पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स वेयर एज इन राजस्थान पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स टू रिमेन कूल ड्यूरिंग एक्सट्रीमली हॉट समर्स। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कश्मीर में क्या होता है, वेदर हमेशा कोल्ड ही होता है, तो वहाँ के लोग क्या वियर करते हैं, वुलन क्लोथ्स। बल्कि जो राजस्थान है, राजस्थान में क्या होती है, बहुत हॉट वेदर रहता है वहाँ का, ठीक है ना, तो वहाँ पर लोग क्या पहनना पसंद करते हैं, क्या वियर करना पसंद करते हैं, कॉटन क्लोथ्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट समर्स होते हैं वहाँ। हाउ डू पीपल मॉडिफाई और चेंज द एनवायरनमेंट टू सूट देयर सोशल, कल्चरल और रिलीजियस नीड्स। पीपल ने कैसे मॉडिफाई किया, चेंज किया एनवायरनमेंट को कि उसकी जो लाइफ है, सोशल लाइफ है, कल्चरल लाइफ है या रिलीजियस जो उसकी नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें। वेयर एज अर्ली ह्यूमन लिव्ड ऑन ट्री और केव्स। आप जानते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन्स है वो कहाँ पर लिव करते थे, ट्रीज या केव्स। केव्स होता है बेटा गुफाएं, ठीक है। तो ग्रेजुअली ह्यूमन बीइंग लर्न टू चेंज देयर एनवायरनमेंट। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग्स ने शुरू किया चेंज करना अपने एनवायरनमेंट को। उन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने ट्रीज़ को काटा, डिफॉरेस्टेशन किया, जो सॉइल है उसको उठा उठा कर ले गए हैं वो, तो उन्होंने काफ़ी। दे बुल्ट हाउस, क्लियर जंगल फॉर टिम्बर एंड एग्रीकल्चर, इन्वेंट मशीन्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बुल्ट डैम एंड so on human impact the environment and the environment impact human। आपको जैसे पता है कि क्या किया ह्यूमन ने, बुल्ट किए, हाउस क्लियर किए, जंगल उन्होंने ट्रीज़ वगैरह कट किए, टिम्बर्स ली उन्होंने, एग्रीकल्चर शुरू किया, इन्वेंट करी, काफ़ी सारी मशीन्स उन्होंने इन्वेंट की, इंडस्ट्रीज़ बनाई उन्होंने, बुल्ट किए बहुत सारे डैम और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप की, ठीक है ना, बनाई उन्होंने। और ह्यूमन बीइंग का जो इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ा है और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट जो है ह्यूमन पे भी पड़ा है। द एनवायरनमेंट डिटरमाइंस द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वियर, द ऑक्यूपेशंस पीपल चूज एंड द हाउस दे बिल्ड। जो एनवायरनमेंट है उससे हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है जो हम खाते हैं, क्लोथ मिलते हैं जो हम पहनते हैं, द ऑक्यूपेशंस मिले हैं, हमें रोज़गार मिला है, पीपल ने चूज़ किया है उसको, द हाउस उन्होंने बिल्ड किए हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से पिक्चर में, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन कैसे आए ये तो सभी जानते हैं, डिफॉरेस्टेशन के कारण और बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनसे आया है। टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अपनी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाइड करने के लिए जो इंक्रीज पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग से, उन्होंने स्टार्ट कर दिया शोषण, एक्सप्लॉयटिंग शुरू कर दी, शोषण शुरू कर दिया, पोल्यूटिंग शुरू कर दिया, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन फैलाना शुरू कर दिया। एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, एनिमल्स को मारा गया फूड के लिए। फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर टू बुल्ट हाउसेज, टाउनशिप एंड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, उनकी जो ट्रीज थे वहाँ पर बड़े बड़े उनको काटा गया, हाउस को बुल्ट करने के लिए टाउनशिप बनाए गए, इंडस्ट्रीज बनाई गई। All these human activities have affected the atmosphere adversely and have disturbed the natural balance in the environment। इन सारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू इफ़ेक्ट हुआ है एटमॉस्फेयर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुआ है, हमारी नेचुरल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं काफ़ी सारी। मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड हैव बिकम एक्सटिनेंट, बहुत सारी जो हमारे स्पीसीज़ हैं एनिमल्स के और बर्ड्स की वो क्या हो गए, ख़त्म होने की कगार पर हैं वो। और आर द वेरेज ऑफ एक्सटिनेशन, मतलब कि क्या हुआ कि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो क्या हो गई, धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई, फिनिश हो रही हैं धीरे धीरे। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, कोयल, वाटर, वुड एक्सेट्रा, इसी के वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि कौन कौन से हैं, लाइक मिनरल्स, कोयल, वाटर एक्सेट्रा, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं वो, ठीक है। फ्यूम्स फॉर कार्स, जो धुआं है कारों का उससे इफेक्ट हो रहा है, इंडस्ट्रीज पॉल्यूट कर रही हैं एयर को। इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या इंक्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो काफ़ी इंक्रीज। एयर इज़ कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, इसी की तरह क्या हो रहा है कि जब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये हमें आगे की तरह बढ़ा रहा है, किसकी तरफ बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। अनट्रीटेड लिक्विड वेस्ट फॉर द फैक्ट्रीज इन पॉल्यूटिंग अवर रिवर, जो गंदा पानी होता है वो क्या है, वेस्ट वाटर जो होता है वो फैक्ट्रीज का जो निकलता है उससे वो क्या कर रही है, पॉल्यूट कर रही है रिवर्स को। अनप्लान्ड डिफॉरेस्टेशन इज कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड क्लाइमेट चेंज, जो हमारे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब
पेड़ों को काटे जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है हमारा इनबैलेंस, और क्लाइमेट भी हमारा क्या हो रहा है चेंज होता जा रहा है। ओजोन लेयर विच प्रिवेंट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम पासिंग थ्रू द अर्थ एटमोसफेयर इज डिप्लीटिंग। ओजोन लेयर हो रहा है जो कि हमें प्रिवेंट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, वो भी क्या हो रही है धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, ठीक है ना। जिससे कि क्या होता है जो हमारी जो सन रेज हैं वो इफेक्ट, मतलब आप देखते हैं ना वेदर चेंज काफ़ी, पहले हम जब छोटे थे तो क्या था गर्मियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, अब क्या है हमें गर्मी भी ज़्यादा लगती है, हमें जो हमारा जो वेदर है विंटर का वो भी हमें ज़्यादा लगता है। तो क्या हो रहा है ओजोन लेयर पे भी क्या हो रहा है इसका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। Increased exposure to UV rays due to depletion of ozone layer can cause sunburn, skin cancer, cataract and damage to plant, sea life. We need to take urgent step to save the environment and protect it for our future generation. देखो अगर हम इसको अभी से नहीं रोकेंगे तो होना क्या है, होना वही है कि जो हमारी जो नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम फ्यूम्स को ज़्यादा यूज़, कार्स को ज़्यादा यूज़ करें, जिससे धुएं से हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी डस्टिंग होती जा रही है, वहाँ पर हमें ब्रीथ लेने में दिक्कत होती है। तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें ज़रूरत है एक अर्जेंट स्टेप लेने की टू सेव अवर एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।